हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल निर्मित केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, काफी समय से हमसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप एक बार फिर से लाइव आए। थोड़ा सा समय ना होने की वजह से मैं काफी दिनों से ब्रेक में था, लेकिन एक बार फिर से मैं सोच रहा हूँ कि अक्टूबर से लेकर के और जनवरी फरवरी तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता मैं कंटिन्यूअस आपकी क्लास रखूंगा। और मैं बिल्कुल शुरुआत से ABCD से शुरुआत करने वाला हूँ केमिस्ट्री में। क्लास 12th की केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे और क्लास 12th की केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जाएंगे। कोई ये मत कहेगा सर पहले ये चैप्टर वो पढ़ाइए वो चैप्टर पढ़ाइए, हम सारे चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पर कुछ छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक हम चर्चा करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, जैसे आप पिछले दिनों प्यार दिखाते रहे वैसे आप फिर से प्यार दिखाइएगा। और मैं स्टार्ट करता हूँ बिना जो है फालतू की बात किए, सीधा टॉपिक पे आऊंगा और टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। तो इंटरमीडिएट में पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। ठोस अवस्था पहले था सॉलिड स्टेट जो कि हट चुका है, सॉल्यूशन पहला चैप्टर है। तो मैं विलयन से ही स्टार्ट कर दूंगा। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। जिनको आता होगा तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये नहीं वो चालू करें। बेटा आता है, अच्छी बात है, एक बार और सारे फिर से रिवीजन कर ले मेरे साथ में जल्दी से। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि विलयन से लेकर के लास्ट में जो जैव अणु है सेकंड पेपर का वहां तक मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद में अनसॉल्व्ड भी कराऊंगा, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन कराऊंगा। व्हाट हैपेंस कन्वर्जन क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी अलग से कराने वाले हैं। अर्थात कुल मिला के केमिस्ट्री का फुल कोर्स कराने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, वीडियो छोटा छोटा रखूंगा और टॉपिक वाइज डिस्कस करता जाऊंगा। तो क्या है, यहाँ पे विलयन से स्टार्ट करते हैं। विलयन क्या होता है, विलयन किस वस्तु का नाम है? इसको सुनते ही मन में आता है कि कुछ विलयन पानी जैसा होगा, लिक्विड जैसा होगा। ऐसा ही आता है कि नहीं आता है? हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा, बिल्कुल सही आपके मन में थिंकिंग है कि हाँ विलयन पानी जैसा होता है। तो होता है। आप लोग घर में शरबत पीते हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि शरबत कैसे बनता है तो आप सब लोगों का जवाब होगा कि सर मुझे आता है कैसे बनता है। तो आपका जवाब क्या होगा कि चीनी और पानी को मिलाने से शरबत बनता है। दोस्तों बनता है कि नहीं, आप लोग बताएं। चीनी और पानी को मिलाने से क्या बनता है? शरबत बनता है। अर्थात यहाँ पर जो विलयन होता है वो दो चीजों को मिलाने से बनता है। कुछ लोग स्वाद लेने वाले होते हैं तो वो लोग क्या मिलाने लगते हैं? नींबू मिलाने लगते हैं, काला नमक मिलाने लगते हैं, रूअफ़ज़ा मिलाने लगते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें मिलाने लगते हैं तो वो दो से अधिक में आ जाती हैं। दो चीजें तो पक्का है, बिना चीनी और पानी के शरबत बनने वाला नहीं है। दो, ये स्वाद लेने वालों की अगर हम चर्चा कर दें तो ये सब के सब दो से अधिक में आ जाएंगे। तो दो या दो से अधिक, ये सभी क्या है? पदार्थ है। जब एक से ज्यादा पदार्थ होते हैं तो उसको हम पदार्थ नहीं बोलते, पदार्थों बोलते हैं, पदार्थों के। और आपसे पूछे एक मिश्रण, मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। मिश्रण दो तरीके का, एक समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जहां पर द्रव्यों का संगठन एक जैसा होता है उसे समांगी मिश्रण, और जहां पर द्रव्यों का संगठन अलग अलग होता है उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हम यहाँ पे समांगी मिश्रण पहले अगर समझे तो समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जहां पर द्रव्यों का संगठन एक जैसा होता है। अगर चीनी पानी को मिक्स करें, चीनी पानी में घुल जाएगी, अर्थात वहां संगठन एक जैसा लगेगा। अर्थात ये मिश्रण जो होता है कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो दोस्तों आपको परिभाषा आ चुकी है विलयन की, घबराने की अब जरूरत नहीं है। जब शरबत ना आए, विलयन नहीं आता है तो शरबत को याद करना, क्योंकि शरबत आप लोग बहुत पीते हो। कैसे बनता है? चीनी और पानी, दो स्वाद लेने वाले नींबू, काला नमक, दो या दो से अधिक, ये सब के सब पदार्थ हैं जो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आगे परिभाषा क्या बोलो, जल्दी से बोलो। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय, और जिसकी ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? विलायक। जिसकी कम होती है उसे विलेय और जिसकी ज्यादा होती है उसे विलायक। तो विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। चीनी कम होता है कि ज्यादा? चीनी बेटा क्या होता है? शरबत पिया है आपने? बताओ चीनी कम होता है, जरा कमेंट में बताओ। चीनी क्या होता है? कम होता है। और पानी क्या होता है? ज्यादा। अब ये समझ लीजिए विलयन का मतलब मैंने एक बेसिक चीज बता दी है। अब हम विलयन के कुछ टाइप्स हैं, संतृप्त है, अतिसंतृप्त है, असंतृप्त है, उसके बारे में। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं चालू कर रहा हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं आगे। विलयन के कुछ प्रकार मैंने बोला था, जैसा कि एक विलयन होता है संतृप्त विलयन। आप जानते हैं संतृप्त विलयन कौन सी वस्तु है? एक होता है असंतृप्त विलयन। आप जानते हैं कौन सी वस्तु का नाम है असंतृप्त विलयन? एक होता है अतिसंतृप्त विलयन। आप जानते हैं कौन सी वस्तु का नाम अतिसंतृप्त विलयन होता है? समझिएगा, संतृप्त विलयन बेटा एक ऐसा विलयन होता है
जहां पर विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली ना जा सके, विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली ना जा सके, और अधिक घोली ना जा सके, और अधिक घोली ना जा सके, वो संतृप्त विलयन होता है। जहां घोली जा सके, जहां घोली ना जा सके वो संतृप्त है, और जहां घोली जा सके वो क्या है, असंतृप्त है। तो संतृप्त विलयन जैसे शरबत जो होता है, जो पीते हो वो असंतृप्त होता है, क्योंकि वहां चीनी 100 ग्राम से भी 100 ग्राम सॉरी 100 ग्राम शुगर हो और 1 लीटर पानी हो, 1 लीटर पानी हो, वाटर हो, और डालेंगे तब भी शरबत बनेगा। 200 ग्राम डालेंगे पानी में 1 लीटर में तब भी शरबत बनेगा, अर्थात वहां विलेय और अधिक भी डाल सकते हैं। तो असंतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, जिसकी मात्रा कम हो और थोड़ा बढ़ा के घोली जा सकती है। लेकिन संतृप्त में ऐसी कंडीशन आएगी कि चीनी का घुलना बंद ही हो जाएगा, वो विलयन कैसा होगा, संतृप्त विलयन। और एक होता है हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कुछ लोग प्रैक्टिकल अगर सर जी कैसे नहीं घुलेगा, हम उसको भी घोल के दिखा देंगे, कह रहे हो कि हम नहीं चीनी घुलेगी, हम घोल के दिखा देंगे। कैसे घोल के दिखा देंगे, तो भाई आप क्या करोगे, गैस में चढ़ाओगे, जो चीनी नहीं घुल रही थी वो भी घुल गई। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि आप चाहे जितना गैस में चढ़ाए हो, चीनी आप डालते रहोगे, वहां पे भी चीनी घुलना बंद हो जाएगी। वैसे को हम बोलते हैं हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, मैंने मौखिक रूप से बता दी है। अब हम आगे सांद्रताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सांद्रताएं कौन सी वस्तु होती हैं। देखिए, हम आपसे सांद्रता के बारे में कह रहे थे कि सांद्रता के बारे में हमें पढ़ना। आपके घर में भाई जब आपकी माता जी ने, आप पिताजी ने आपको भेजा बाजार, जाओ बेटा आप शुगर ले आओ, शक्कर ले आओ जाके, तो आप दुकानदार के पास में गए, भैया हमें 1 शक्कर दे दो। वो चौंकेगा पहले कि यार 1 शक्कर कैसे मांग रहा है, तो गए भैया, वो कह रहे 1 शक्कर, तो कहते चलो छड़ाओ 2 शक्कर दे दो, 2 शक्कर, चलो अच्छा 5 शक्कर दे दो। अगर जब तक यूनिट नहीं लगाओगे कि इतने ग्राम दे दो, कैसे देगा बताओ। इसलिए यूनिट का होना जरूरी है। वैसे सांद्रताओं को नापने के लिए कुछ मात्रक हैं। एक मात्रक है ग्राम बटे लीटर सांद्रता, एक है मोलरता, एक मोलरता, एक नॉर्मलता, एक नॉर्मलता। ये नॉर्मल यूनिट है और ये सवाल आते हैं बोर्ड पेपर में। आप सांद्रता को नॉर्मली मोल बटे लीटर के हिसाब से व्यक्त करते हैं, लेकिन ये सांद्रताएं हैं तो अपने हिसाब से हैं। तो जैसे पहली सांद्रता है ग्राम बटे लीटर सांद्रता, पदार्थ के ग्रामों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। इसी तरीके मोलरता में पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसी तरीके मोलरता में पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी में। इसी तरह के फॉर्मलता में पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता में पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये सारे सूत्र हैं और इसी सूत्र से डेफिनेशन बनती है। तो देखो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा पदार्थ के ग्रामों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो हम लोग बोलेंगे 1 लीटर में। बोलो अच्छा क्या बोलोगे, 1 लीटर में। फिर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित शब्द मध्य जोड़ोगे तो होगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ग्राम बटे लीटर सांद्रता कहते हैं। समझ में आई बात, क्या बोलोगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ग्राम बटे लीटर सांद्रता कहते हैं। मोलरता में क्या बोलोगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, बेटा क्या बोलोगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता में क्या बोलोगे, अब लीटर नहीं किलोग्राम में, विलयन नहीं विलायक है, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फॉर्मलता में क्या बोलोगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता में क्या बोलोगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको बताते हैं प्रश्न में मोल अगर न दिए गए तो मोल का सूत्र होता है मोल बराबर ग्राम मात्रा बटे अणुभार। ये सूत्र भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आगे सवाल में बढ़ेंगे इससे संबंधित। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, 10 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना करो। ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, मैं एकदम से तुमको आसमान में तो उड़ाऊंगा नहीं बेटा कि आसमान में सीधा कठिन सवाल दे दूं, छोटे सवालों से अच्छे न कराऊं। हो सकता है आपको आता, अच्छी बात है, नहीं आता मैं सबको लेकर चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सबको छोड़ रहा हूँ, मैं जिसको ना समझ में आया छोड़, जिसको अभी शुरुआत की है उनको कम समझ में आता है, तो मैं उनको भी लेके चल रहा हूँ साथ में, ताकि उनकी भी तैयारी बेस्ट हो, क्योंकि वो भी है उतने ही हकदार है जितना आप हो।
ठीक है, तो सबको मैं बराबर लेके चलूंगा तभी आप बात बन पाएगी। जैसे क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा। यहाँ निकालना है मोलरता। अब प्रश्न सबसे पहले अगर मोलरता निकालना है तो आपको बेटा मोलरता का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो आपसे कोई अगर मोलरता का सूत्र पूछता है तो आपका जवाब होगा मोलरता बराबर, क्या जवाब होगा बेटा, मोलरता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या। किसकी संख्या बेटा, पदार्थ के मोलों की संख्या, और बट्टे में क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब बेटा जरा प्रश्न पढ़ो, इसमें कहीं पर मोल नाम का शब्द है? 10 ग्राम यानी OH को 500 ml जल में घुला गया प्राप्त विलयन की मोलरता, मतलब मोल नाम का कहीं शब्द नहीं है। तो पहले तो आप मोल का सूत्र लिख लो। मोल बराबर होता है ग्राम मात्रा बटे अणुभार। कितने ग्राम है? अच्छा 10 ग्राम है। अणुभार किसका होगा? NaOH का होगा। सर ये कैसे तैयार होते हैं आपको लिखवा देंगे, यूनियन का नोट कर ले, सवाल लगवाते जाएंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 23 से 24, 24 16 40, यहाँ पे लिखेंगे 10 बटे 40। विलयन का आयतन 500 ml है तो 500, और आपको बता दें जो आयतन होता है लीटर में होता है, यहाँ मिलीलीटर में है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, मिलीलीटर को लीटर में बदला जाता है तो 1000 का भाग किया जाता है, तो 500 बटे 1000। अब कहोगे सर यहाँ ग्राम मात्रा में, तो पहले एक काम करो, इसको साफ करो। पहले मोल ग्राम मात्रा बटे अणुभार 10 बटे 40 बराबर 1 बटे 4। अब मोलरता के सूत्र में रख लीजिए, मोलरता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या। मोल कितने आए? 1 बटे 4, आयतन लीटर में तो मिलीमीटर 500 ml दिया है तो 1000 का भाग कर लो, 1 बटे 4, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 5 गुनी 10, सबसे नीचे वाला 2 सबसे ऊपर, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 1 बटे 2 आया, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा 2 पंचे 10। देख लो भैया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग काम करें भाई, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl मिक्स्ड विथ 250 ml ऑफ वाटर, देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता क्या होगी? डोंट वरी, चिंता मत करें। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, बैठना हूँ मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो NaCl है, अणुभार निकालो, यम यानी कि 23 होता है, Cl का 35.5 35.5 जोड़ोगे तो 58.5, अणुभार कितना आ गया? मोलर ऑफ ग्राम मात्रा कितने ग्राम भैया? 5.85। अणुभार कितना आया है? ये देखो अणुभार कितना है? 58.5। सॉल्व करो भैया, ध्यान ऊपर 2 अंक में दशमलव, नीचे 1 अंक में दशमलव, तो दशमलव तभी कटेगा जब एक नीचे 0 बढ़ाओगे। 585 से 585 काटोगे तो 1 बटे 10 आएगा। अब मोलरता के सूत्र में रख लो, मोलरता बराबर मोलों की संख्या तो 1 बटे 10 आई है, विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ मिलीलीटर दिया गया तो लीटर बदलने के अभी बताया था क्या करते हैं? 1000 का गुणा की भाग, मिलीलीटर को लीटर बदलने के लिए गुणा करते हैं कि भाग? क्या करोगे तुम लोग? भाग ही तो करोगे। 1000 का भाग कर दिया, 1 बटे 10, 0 से 0 काटेंगे, 25 चौको 100, सबसे 4 ऊपर, नीचे वाला ऊपर गया तो 4 बटे 10 बराबर कितना आ गया? 0.4। नोट कर ले, अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 214.2 ग्राम चीनी के सीरे में 34.2 ग्राम चीनी है, मोलरता की गणना करें। अब यहाँ प्रश्न में मोलरता नहीं मोलरता पूछ रहा है भैया, मैंने पहले ही सूत्र नोट कर दिया, मोलरता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी में। तो मोल भैया देखो, मोल तो ग्राम मात्रा बटे अणुभार करके निकालते हैं, यहाँ विलायक की मात्रा आपको निकालनी पड़ेगी। ओके कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर काम करते हैं। 214.2 ग्राम चीनी के सीरे में, अच्छा चीनी का सीरा बोले तो चीनी सीरा कब बना होगा? पानी पक्का मिलाया गया वो सीरा बनाने में, तो सुक्रोज जब शक्कर और पानी मिल गए तो विलयन है हिसाब से, तो यहाँ मैंने लिख दिया है चीनी का सीरा मतलब सुक्रोज का विलयन, और सुक्रोज का विलयन, सुक्रोज का सूत्र है C12H22O। अगर अणुभार निकालना चाहो तो C का 12 वैसे होता है, 12 टू है तो 12 गुणे 22, 22 गुणे 1 प्लस 11 गुणे 16,
तो 12 12 में 144, 22 1 22, 11 6 66, 17, 4 2 6 6 12, 7 2 9 9 4 14, 342 अणुभार आ गया। अब ग्राम मात्रा बटे अणुभार, तो चीनी का कितनी ग्राम है? चीनी 34.2 ग्राम है और अणुभार शक्कर का कितना है? 342। दशमलव काटो, जीरो बढ़ाओ, 342 342 काटोगे 1/10 आएगा। लेकिन विलायक की मात्रा भैया जितनी रह गई है, तो सर विलायक कैसे निकालेगा? अरे नो टेंशन बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। क्या सूत्र होता है? विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, होता है कि नहीं होता है? अगर हम विलायक बराबर बनाएंगे तो क्या होगा? विलायक बराबर विलयन की मात्रा माइनस विलेय की मात्रा। बेटा विलयन माने सीधा कितने ग्राम है? 234.2, विलेय कितने ग्राम है? 34.2, 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, 30 में 3 गया 18, 180 ग्राम आएगा। 180 ग्राम तो रख लो सवाल में। मोललता बराबर मोलों की संख्या तो 1/10, विलायक की मात्रा 180 ग्राम, लेकिन ग्राम में नहीं होता, किलोग्राम में। किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का भाग, जैसे ml को लीटर बदलने के लिए 1000 का भाग करते हो, वैसे ग्राम को किलोग्राम में भी ऐसे किया जाता है। 0 से 0 कट गया, 100 गया ऊपर, ये 18 × 10 हो जाएगा। फिर 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 में 18, 9 का भाग 9 पंचे 45, 9 पंचे 45.55। देख लो भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया तो ऐसे प्रतिशत के जितने भी सवाल होंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 93% H2SO4 W/V की मोललता की गणना करो, यदि इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। देखिए सवाल में दो चीजें मिल सकती है, एक W/W हो सकता है, स्मॉल W/D हो सकता है। तो नो टेंशन बेटा, आपको जैसे स्मॉल W दिया गया तो ये ऊपर वाले विलेय की मात्रा होती है, नीचे वाली विलयन की मात्रा होती है, तो दोनों मात्राएं तो मात्रा लिखेंगे। तो ये W1 वेट होता है, ये भी वेट होता है, लेकिन ऊपर विलेय का होता है, नीचे विलयन का होता है। तो W/W है, तो यहाँ पे स्मॉल W 93% बोल रहा है, स्मॉल W 93 ग्राम। मान लो यहाँ कैपिटल W होता तो फिर विलयन का आयतन न लिखते, विलयन का द्रव्यमान लिखते। विलयन का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर 100 ग्राम लिखते, यहाँ ml न लिखते। लेकिन यहाँ V है प्रश्न में ऑलरेडी, इसी वजह से क्या लिख दिया? ml। V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन, आयतन को मिलीलीटर या लीटर में नापते, ना कि ग्राम में। समझ गए ना? अगर कैपिटल W होता तो जरूर ग्राम लिखते, लेकिन यहाँ के सवाल में डायरेक्ट V दिया गया है, इसलिए यहाँ ml। सर 100 कैसे जान गए आप बेटा? अरे आप भी जान जाइए, प्रतिशत कितने में होता है? 100 में। और कितने ग्राम है? 93 ग्राम है। 100 में से 93 ग्राम है, 100 ml में से 93 ग्राम H2SO4 है। समझ गए ना मेरी बात को? अब H2SO4 का बाहर निकाल लो भैया। H2SO4 का बाहर निकालना है हम, H का 1 होता है 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौको 64, जोड़ लोगे तो 98 आएगा। भैया सवाल में हमें मोललता निकालनी है, तो मोललता बराबर सूत्र क्या होता है जरा बताइए हमको। मोललता बराबर पदार्थ के, हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी में। इसका मतलब ये समझ लो कि हमें विलायक की जरूरत पड़ेगी, अर्थात हमें द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ देखो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र मैंने पहले से लिख दिया। द्रव्यमान बराबर क्या बनेगा? घनत्व गुणे आयतन। वैसे पहले किसका द्रव्यमान निकलने वाला है? पहले विलयन का निकलने वाला है। क्या होगा? घनत्व। प्रश्न में घनत्व 1.84 और प्रश्न में आयतन विलयन का दिया गया है 100। जब गुणा करोगे इसके दोनों दशमलव हट जाएंगे तो 184 ग्राम विलयन का द्रव्यमान आया। तो विलायक तो निकालना आसान हो गया। क्या करोगे? विलायक 184 में ये 93 ग्राम घटा लीजिए, कितने ग्राम आएगा? 91 ग्राम। अब सवाल में रख लीजिए, मोललता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या। भैया मोल क्या होते हैं? ग्राम मात्रा बटे अणुभार। कितने ग्राम है? 93 ग्राम है। H2SO4 का अणुभार कितना है? 98। और ये विलायक कितना है? 91। किलोग्राम बदलने कितने भाग है? 1000 का। 93 बटे 98 बटे 91 बटे 1000 का गुणा भाग करना आपकी ड्यूटी मेरी नहीं है, हम आपको आंसर बता दें 10.4 की समथिंग आएगा, करके देख लीजिएगा। देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बार फिर समझ लो, 93% है तो W यहाँ W/V है, स्मॉल W 93 ग्राम, कैपिटल V बराबर 100 ml मिलीलीटर। क्यों आना? क्योंकि आयतन मिलीलीटर में, कैपिटल W होता तो ग्राम मान लेते। H2SO4 का बार आपके सामने निकाल ही दिया है। मोललता बराबर ये सूत्र होता है, हमें विलायक के द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें विलयन का पहले निकाल दिया। घनत्व गुणे आयतन लगाएंगे, घनत्व प्रश्न में दिया गया था, आयतन ये 100 और गुणा करेंगे दशमलव हट जाएंगे, 184 ग्राम आएगा। 184 ग्राम जो आया ये विलयन का द्रव्यमान आया, हमें जरूरत विलायक की, तो विलयन में विलय घटा लेंगे, 184 ग्राम में 91 ग्राम आएगा। तो यहाँ ग्राम मात्रा 93 और 98 बटे 91 बटे 100.4। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे।
अब हम मोल प्रवाह की चर्चा करेंगे। मोल प्रवाह, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश से बोला जाता है। ये मोल फ्रैक्शन कौन सी वस्तु का नाम है? आपको बता दें, फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है। भिन्न किसे कहते हैं? मोलों का भिन्न है, अंश बटे हर के रूप को भिन्न कहते हैं। परिभाषा है, विलयन में किसी एक घटक के मोल और उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। जैसे विलेय का मोल प्रवाह निकालना है दोस्तों, तो क्या करोगे? विलेय के मोल ऊपर नीचे विलेय प्लस विलायक के मोल करोगे। नीचे विलायक का मोल प्रवाह लिखा हुआ है तो विलायक के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। विलेय के मोल को स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, विलायक के मोल को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। तो सूत्र है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पे सूत्र है कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो जिसका भी मोल प्रवाह निकालना होता है, जैसे विलेय का निकालना है तो विलेय के मोल ऊपर रखना है, नीचे टोटल मतलब विलेय प्लस विलायक। मानो विलायक का मोल प्रवाह निकालना है तो विलायक के मोल ऊपर रखना है, नीचे विलेय प्लस विलायक। विशेष बात ये है, उत्तर की जब जांच करना हो तो विलेय का मोल प्रवाह और विलायक का मोल प्रवाह जोड़ देना। अगर जोड़ने पर एक आ जाए तो सवाल आपका सही है, नहीं तो गलत है। जैसे विलेय का मोल प्रवाह आया स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और विलायक का आया कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। दोनों के हर बराबर है तो नीचे ऐसे रख करके ऊपर वाले जोड़ दो, तो नीचे ऊपर सेम टू सेम संख्या आ गई। तो कितना आ गया? 1। अगर जोड़ने पर एक आ जाए तो सवाल सही है, नहीं तो गलत है। दोस्तों, हम आपको इससे संबंधित जो है सवाल हम आपको बताने वाले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं सवाल बताऊं। जैसा कि सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम मीठे अल्कोहल के मोल प्रभाजों की गणना करो। तो जब ऐसे सवाल आ जाए, दो घटक दिए गए हों, तो आप एक काम करना, जैसे एक घटक दिया गया जल, जल को एक तरफ नोट कर लेना और एक तरफ आपको एथिल अल्कोहल नोट कर लेना। ठीक है, दो घटक दिए गए हैं, दोनों को आप अलग अलग नोट कर लेना। कोई दिक्कत हो तो बोलो। भैया जल का पहले आप सूत्र जानिए क्या होता है। जल का सूत्र होता है H2O और एथिल अल्कोहल होता है। अल्कोहल सभी प्रकार की शराबों में होती है, इसी वजह से अल्कोहल भी इसको कहते हैं C2H5OH। भैया एक 36 ग्राम है, एक 46 ग्राम है, तो समझ गए होगे स्मॉल W जो कम वाली मात्रा हो उसको स्मॉल W 36 ग्राम, जो ज्यादा वाली मात्रा हो तो कैपिटल W 46 ग्राम। अब अणु भार निकालना है, कैपिटल W से कैपिटल M आएगा और स्मॉल W से स्मॉल m आएगा। अणु भार निकाल लीजिए, 2 + 16 = 18। यहाँ पर निकाल लीजिए, C का होता है 12, तो 12 दूनी 24, H का 1 5, Q का 16, फिर 1 जोड़ेंगे 46। कुछ समझ में आ सकता है सर इसको स्मॉल m इसको कैपिटल M कैसे मान लिया? तो ये तो 18 है, ये 46 है, तो इसको बेटा कभी कभी ये ज्यादा कम वाला सिस्टम हमको इससे पता चलता है कौन सा स्मॉल मानेंगे कौन सा कैपिटल मानेंगे। ये ग्राम मात्रा बटे अणुभार, ग्राम मात्रा बटे अणुभार पता चलेगा तो हम मोल निकाल सकते हैं। मोल बराबर होता है ग्राम मात्रा बटे अणुभार। ये किसके मोल निकालेंगे? हम H2O के मोल निकालेंगे। स्मॉल W 36 है, अणुभार 18 है, तो इसके मोल 2 आ गए। अब हम एथिल अल्कोहल के मोल निकालेंगे। हमें मोल प्रभाव से मतलब है, लेकिन पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा। एथिल अल्कोहल, हम सीधा अल्कोहल लिखे थे, लंबा चौड़ा कौन लिखे? अल्कोहल के, अल्कोहल का मोल के मोल नहीं, अल्कोहल का मोल कैपिटल W बटे कैपिटल M 46 बटे 46 कितना है? 1। अब मोल प्रवाह निकालना, इस तरफ लिखेंगे H2O का मोल प्रवाह। मैं बता चुका हूं अभी भी, जिसका भी मोल प्रवाह निकालना हो उसके मोल ऊपर रखो, नीचे टोटल मोल, कुल मोल। H2O के मोल कितने? 2 बटे 2 धन C2H5 का 1, आंसर आएगा 2 बटे 3। हमारे C2H5OH का मोल प्रवाह निकालना है। मैंने बोला जिसका भी मोल प्रवाह निकालना हो उसके मोल ऊपर, इसके मोल कितने आए? 1 आए, 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 धन 1 हो जाएगा। भाई इसका 2 आया H2O का, इसका 1 है, 2 धन 1 जोड़ेंगे तो 1 बटे 3। 1 का आंसर 2 बटे 3, 1 का आंसर 1 बटे 3। आपको उत्तर की जांच करनी है, दोनों को जोड़ दो, H2O और C2H5 में मोल प्रवाह जोड़ो। यदि जोड़ने में 1 आ जाए तो सवाल सही है, तो हम यहाँ चेक कर दे रहे हैं। 2 बटे 3 धन 1 बटे 3, तो 3 बटे 3 बराबर 1। ये इस तरीके से सवाल आते हैं। कभी कभी 6% यूरिया का जलीय विलयन दे रखा है, तो वहां मोल प्रवाह कैसे निकालोगे यूरिया और जल का? 6% दिया गया है, तो 6 ग्राम आप यूरिया मान लेना और 100 में से 6 घटा के 94 ग्राम क्या मान लेना? जल मान लेना, और अलग अलग घटक बना के मोल प्रवाह निकाल लेना। यूरिया का सूत्र बसंते आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है? NH2CONH2। तो 10 के सवाल भी ऐसे ही किए जाते हैं। तो आपको मोल प्रवाह तक सवाल समझ में आए होंगे, थोड़ी भी समझ में आए होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एट लास्ट हम आपसे ये बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, कई वीडियो में आपको बाकी के चैप्टर पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस कराएंगे।
तो मैंने ज्यादा बीच में कोई चर्चा नहीं की कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं लास्ट में जरूर बोलूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाइएगा और साथ में हमारे साथ जुड़ करके अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप शेयर जितना करोगे उतने लोगों तक पहुंचेगा, तो और थोड़ा सा वीडियो अच्छी हो गया, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मोल्ड आज के बाद में जो भी टॉपिक आएगा उसको इंटरेस्टिंग जैसे पढ़ाते हुए सवाल सही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।